नमस्कार, शब्द वार्डन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं शैलेश। आज हम यहाँ पर पुस्तक का रिव्यू करेंगे और पुस्तक का नाम है अशोक कुमार पांडे जी की सावरकर, काला पानी और सच। सावरकर, काला पानी और उसके बाद। तो जैसा कि पिछले रिव्यू में भी हमने अशोक कुमार पांडे जी की ही पुस्तक का रिव्यू करा था, महात्मा गांधी की हत्या पे जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी उसके बारे में। उसी क्रम में उन्होंने सावरकर पर भी पुस्तक लिखी है। सावरकर आज के समय में एक ऐसे विषय बन चुके हैं जिनमें दो फाड़ भारत में सामुदायिक तौर पे देखे जाते हैं। एक पक्ष जो उनके माफीनामे को लेके उनको ट्रोल करता रहता है और दूसरा पक्ष जो उनको देशभक्त बताता रहता है, जो उनको जेल में यातनाएं मिली उसमें। इसी क्रम में हमने ये पुस्तक पढ़ी और इसमें अशोक कुमार पांडे जी ने जो भी सावरकर के साथ हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों किया उन्होंने ऐसा, तथ्यों के साथ पूरा वर्णित किया उसने। तो पुस्तक जो प्रकाशित हुई है वो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और इसको अशोक कुमार पांडे जी ने 4 खंडों में विभाजित करा है। सावरकर के पूरे जीवन को 4 भागों में बांटा है, जिसमें खंड जो इनका पहला खंड है वो है युवा सावरकर, अंडमान से पहले का जीवन। मतलब जिस प्रकार उनको जेल हुई और उससे पहले वो क्रांतिकारी थे, किन परिस्थितियों में उनको जेल हुई और जेल में क्या मुकदमा चला, मुकदमे में उनको सजा हुई। तो पहले खंड में इसका वर्णन है। दूसरे खंड में सेल्यूलर जेल में क्या हुआ उनके साथ, कितनी यातनाएं उनको दी गई और किन परिस्थितियों में उन्होंने वो माफीनामा लिखा था, उसका वर्णन किया गया है। तीसरे खंड में जेलों में सांप्रदायिकता के प्रयोग, यानी कि सांप्रदायिकता का आप भी जानते हैं कि किसी एक संप्रदाय के लिए बढ़ावा देना। तो उन्होंने किस तरह हिंदुत्ववाद को बढ़ावा देने के लिए मुखर करा सबको और किस तरह उन्होंने हर धर्म को हिंदू धर्म से ही उत्पन्न बताया, इनका वर्णन किया गया है। और उसमें उन्होंने राष्ट्रवाद का हिंदू घोषणा पत्र भी पुस्तक में वर्णित किया गया। और चौथे खंड में आजादी के बाद सब जैसा कि नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की थी, सब जानते हैं। तो उसमें किस तरह से सावरकर की उसमें भूमिका थी, इसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णित करा गया है। और इस तरह से आयोग का क्या निष्कर्ष आया था उसमें और राजनीति से संन्यास के बाद उनकी जो गुमनाम जिंदगी हो गई उसके बारे में इस पुस्तक में वर्णित करा गया। जो फर्स्ट पेज में दिया है वो 1857 के जो विद्रोही जिनको काला पानी भेजा गया था उनके नामों का वर्णन किया हुआ है। और भूमिका इसके बाद शुरू होती है। भूमिका में जो लिखा गया है कि सावरकर का इन्होंने अपने बताया है कि कब उन्होंने सावरकर का नाम सुना और किस तरह उन्होंने पुस्तक लिखी, पुस्तक क्यों लिखी, इसके बारे में बताया। तो उन्होंने लिखा है कि सावरकर का नाम हमने सबसे पहले स्कूल में सुना था, वो भी वीर संबोधन के साथ। काले पानी की सजा का वर्णन जब उन्होंने सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर इतिहास पढ़ते पढ़ते यह नाम बार बार अलग अलग संदर्भों में गुना गया। गांधी हत्या पर कपूर आयोग की रिपोर्ट पढ़ते हुए सावरकर को प्रमुख षड्यंत्रकारी की तरह देखते हुए अशोक कुमार पांडे जी काफी याद हुए। इस तरह की भूमिका काफी लंबी भूमिका है, काफी अच्छे से वर्णित की गई है। लास्ट के जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है कि औपचारिकता की तरह नहीं बल्कि हृदय से पाठकों का आभार किया है। किताब के प्रथम खंड में युवा सावरकर, अंडमान से पहले, इसमें अशोक कुमार पांडे जी ने बेहद अच्छे तरीके से बताया है किस तरह पहले सावरकर का जीवन था और किस तरह अंग्रेजों के विरुद्ध में आवाज, कलम से आवाज उठाते चले आए हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक किताब भी लिखी थी 1857 की विद्रोह को लेके कि किस तरह अंग्रेज उसको गलत तरीके से दबाना चाह रहे हैं। अशोक कुमार पांडे जी ने बताया कि वीर सावरकर किस प्रकार उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1857 की क्रांति को लेकर, जिसमें उन्होंने साफ बताया कि अंग्रेज किस तरह से इस आंदोलन को दबाना चाह रहे थे। सैन्य विद्रोह के नाम पर गिरफ्तारियां हो रही थी, इसको लेकर सावरकर ने काफी खुले शब्दों में लिखा। और ऐसा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ एक पुस्तक में लिखा, वो समय समय पर अपने लेख और किताबों के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जिसको लेके अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद काला पानी की सजा हुई। तो पहले खंड में यहाँ तक का वर्णन है। उसके बाद द्वितीय खंड जो सावरकर के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खंड है, उसमें बताया गया है कि किस तरह सेल्यूलर जेल में उनको भेजा गया, वहां पर उनको यातनाएं दी गई और किन दबाव में आकर, किस परिस्थितियों में आकर सावरकर ने अंग्रेजों को ये माफीनामा लिखा और ये बोला कि अब वो किसी भी प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के साथ रहेंगे और किसी भी उनके विरुद्ध में कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे।
सेल्युलर जेल में उनको किस तरह से यातनाएं दी गई, अगर आप भी सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। बैल के कोल्हू जिसमें पेरे जाते थे उसमें उनको लिटा कर पेरा जाता था, साथ ही साथ पानी के लिए तरसाया जाता था, प्रकाश विहीन कमरे में उनको रखा जाता था। इन सब परिस्थितियों के चलते सावरकर मजबूर हो गए और उनको माफीनामा लिखकर, माफीनामा लिखने का एक और भी कारण था कि वो ये समझ चुके थे कि अगर वो वहाँ पे रहेंगे तो उनकी वहाँ पर मृत्यु भी हो सकती है और वो देश के किसी भी काम में आ सकते हैं, जिसके कारण वो पहले ये चाह रहे थे कि वो किसी तरह सेलुलर जेल से बाहर आ जाएं और फिर वो देखेंगे कि देश के किस प्रकार वो काम आ सकते हैं। तो इसके ये सेकंड खंड था पूरा। और थर्ड खंड में फिर जब वो जेल से बाहर आते हैं उसके बाद उन्होंने फिर हिंदुत्व विचारधारा का प्रचार प्रसार करना शुरू करा। साथ ही साथ ये भी बताया कि अन्य धर्म भी जो उत्पन्न है वो हिंदुत्व धर्म से ही है। इसी क्रम में उनका पूना पैक्ट के समय पे अम्बेडकर से काफ़ी विरोध भी हो गया था, क्योंकि सावरकर नहीं चाहते थे कि दलितों के लिए कोई विशेष कानून बने, बट अम्बेडकर और गांधी जी इसके पक्ष में थे और जिसके चलते उनके मतभेद भी थे अम्बेडकर जी के साथ, क्योंकि सावरकर तिलक प्रथा को प्रसारित करते थे, मराठी में तिलक पंडित जो होते हैं उनके पक्ष में रहते थे। तो इसी क्रम में इनसे रत्नागिरी में काफ़ी मुलाकातें हुई अम्बेडकर और गांधी जी के साथ। बट अंत में पुस्तक के आखिरी खंड में आज़ादी के बाद किस तरह से सावरकर की भूमिका रही थी गांधी हत्याकांड में, कि उन्होंने किस तरह नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, पावा और अन्य साथियों के साथ मिलकर गांधी की हत्या रची थी। जितने भी हथियार मुहैया कराए गए, हथियार चलाने की जगह जो प्रशिक्षण दिया गया, किस तरह से सावरकर का उसमें हाथ था, ये काफ़ी अच्छे ढंग से बताया गया है इस पुस्तक में। पुस्तक के अंत पेज पे इस किताब की एक समरी दी है अशोक कुमार पांडे जी ने, जिसमें ये लाइन बहुत ही ध्यान देने योग्य है। यह सावरकर की जीवनी नहीं है बल्कि ऐतिहासिक व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर स्वतंत्रता आंदोलन के एक फलक को समझने पढ़ने का ईमानदार प्रयास है। तो इस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो आप भी एक मत हो जाएंगे कि सावरकर किन परिस्थितियों में अंग्रेजों के साथ गए, बट उसके बाद उनका जो सेकेंड फेज था वो किस तरह से गांधी जी के ही विरोध में हो गया एक विचारधारा के चलते, और किस तरह से इसी का कारण है कि आज भी भारत में सावरकर को लेकर दो फाड़ है। एक पक्ष उनका पहले के जीवन को लेके उनको महान और वीर बताता है, तो दूसरा पक्ष उनके दूसरे जीवन को लेके उनको माफी वीर बताता है। धन्यवाद।